स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और जो तीन मुद्दे आपके सामने लेकर आए हैं, दिल्ली सियासत की नौटंकी, शीश महल बनाम राजमहल। मुद्दा नंबर 2, महिलाओं का अपमान क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी। और यहां हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेता रमेश बिधुड़ी के आपत्तिजनक बयान, न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा पर बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी। और मुद्दा नंबर 3, बिहार सियासत में प्रशांत किशोर का रहस्यमय किरदार। किसके एजेंट हैं प्रशांत। मगर शुरुआत दोस्तों हम करना चाहेंगे दिल्ली सियासत को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, चुनावों की घोषणा हो चुकी है और न सिर्फ घोषणा हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल पर उनके मकान या शीश महल को लेकर पहला प्रहार प्रधानमंत्री करते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आती है। आम आदमी पार्टी जो है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मीडिया के साथ पहुंच जाती है और कहती है, बताइए कहां है सोने के टॉयलेट, कहां है मिनी बार। और फिर वो कहते हैं कि अब हम प्रधानमंत्री के घर जाएंगे जहां जबरदस्त करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। यानी कि फुल ऑन ड्रामा। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। अभी सर एक बात साफ है कि लाइट कैमरा एक्शन में मोदी जी को अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। जिस तरह से और जिस भाषा में पूरा का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है, आज की तारीख में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास बढ़त है, क्योंकि दुनिया भर में कोई ये नहीं मान सकता कि मोदी जी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। तो लिहाजा यह दांव उन पर उल्टा पड़ रहा है। अभी सर क्या है इस पे आपका पंच। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री ने एक मंच पर खड़े होकर शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 3-3 बार कपड़े भी बदलते हैं। उनका 10 लाख का सूट भी है और दिलचस्प बात यह है कि उनके सूट में उनका खुद का नाम भी लिखा हुआ है। इसीलिए यह जो राजनीतिक हमाम है, इसमें सब एक्सपोज्ड हैं। और जब आप शीश महल को लेकर हमला करते हैं, अपने पालतू मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा, आपसे भी सवाल किए जाएंगे और आप इससे बच नहीं सकते हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी भाजपा पर भारी है। क्या इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ अभिसार, जैसे को तैसा तू डाल डाल मैं पात पात। अरविंद केजरीवाल ने ये सारी टैक्टिस बीजेपी से सीखी है। शीश महल के बनाम उन्होंने राजमहल खड़ा कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 दिन का चुनावी तमाशा है, कल फिर कोई और मुद्दा आ जाएगा। भाषा, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे ड्रामे में फंस गई है? क्योंकि देखिए, शीश महल को लेकर एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, इसमें दो राय नहीं, और हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अरविंद केजरीवाल 2012 में क्या कहते थे, अब उनका घर कैसा है, उसमें पैसे लगे, नो डाउट, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मगर हम शुरुआत इसके राजनीतिक मायनों से करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें फंस गई है? क्योंकि आपका सामना एक ऐसे पॉलिटिकल ओपोनेंट से है जो सड़क पर उतरकर पूरा ड्रामा करने को तैयार है और आपसे बेहतर ड्रामा करने को तैयार है, आपकी गंदगी से ऊपर उठकर ड्रामा करने को तैयार है, गाली गलौज के बगैर ड्रामा करने को तैयार है। जी बिल्कुल सही है अभिसार कि इस समय जो दोनों की टक्कर है, और यह टक्कर पहली बार नहीं है। देखिए, तीसरा चुनाव है दिल्ली का जो उस समय हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 7 संसद की सीटें यहां से जो होती हैं वे बीजेपी के पास हैं। इसलिए यह जो पूरा ड्रामा है इससे पहले भी देखा जा चुका है, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था। लेकिन ये जो चुनाव है ये डर्टीएस्ट इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और देखिए, इसमें जो बीजेपी और आरएसएस की टैक्टिस है, सिर्फ बीजेपी नहीं, जो आरएसएस की टैक्टिस है उसका जो इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल करते हैं और जो अभी उन्होंने करना शुरू किया है, स्ट्रीट पर उतर के जो ड्रामा है उसमें आम आदमी पार्टी हर बार बीजेपी पे भारी पड़ती है और इस बार भी पड़ रही है। जबकि पूरी सेना, आप देखिए, मीडिया अचानक ही कैग रिपोर्ट पर इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी आ जाती है। कोई ये बताने को तैयार नहीं होता है कि मोदी जी का अपना जो घर है उसका जो रिनोवेशन है वो किस कंपनी को दिया गया था। सारी डिटेल्स, मैं कह रही हूं वो डिटेल्स ना भी जाइए, देश भर में कौन मानेगा कि मोदी जी सादा जीवन करते हैं। उनकी जो शॉल है वो कितने लाख की है, चश्मा कितने का है, ये कितने का है, सब लोग जानते हैं। तो
इस मोर्चे पर यहां पे लड़ाई बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जो कट्टर भ्रष्ट की बात है, मैं कह रही हूं कि यहां पर हम किसी को ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि कौन 24 कैरेट सोने वाला है, कौन 22 कैरेट सोने वाला है। सवाल यहां पर मुद्दों का है, और मुद्दों में ये मुद्दा अभी आम आदमी पार्टी लीड कर ले जाएगी। क्योंकि देखिए, हम ये नहीं भूल सकते मुकुल कि इस मुद्दे की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने की थी। उन्होंने शीश महल की बात की थी, और जब वो बात कह रहे थे कि भी मैं तो लोगों को घर देता हूं, अपने लिए घर नहीं बनाता हूं, तो जाहिर सी बात है, मतलब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी पूरी हिचक के साथ ये बात कह रहे थे। और जब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तब आपको जनता को बताना पड़ेगा ना, जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। कहां है सोने के टॉयलेट्स, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। और देखिए, इससे आम आदमी पार्टी ने बखूबी खेला है। वो खुद अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए कि चलिए चलो बताओ हमें। इसका जवाब नहीं है बीजेपी के पास। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये बौखलाहट सी है बीजेपी के पास। वो दरअसल यहां दिल्ली नहीं जीत पा रही है, और उसके लिए दिल्ली जीतना बहुत जरूरी है। और अब 2024 के चुनाव हो चुके, 240 सीटें आई, तो उन्हें एक बार दिल्ली पर कब्जा ये करना है कि हम बताएं, क्योंकि 7 संसदीय सीट उनके पास हैं। वो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। अब आप देखिए कि शराब घोटाले वाला मुद्दा अब पीछे हो गया, अब शीश महल आ गया। अभी शीश महल इसलिए भी लाया गया क्योंकि विधुड़ी का बयान आया था, जिस पर आप बाद में चर्चा करेंगे, तो वो भी अब दब गया। शीश महल वाला मुद्दा देखेंगे चलता है या नहीं, लेकिन जमीन पर नहीं चल रहा। जमीन पर मुद्दे कुछ और है, जनता के मुद्दे, उन्हें अब इधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मुद्दा है, ये भी चुनावी तमाशा है। ये 2 दिन चलेगा, क्योंकि अब इस पे बरक्स राजमहल आ गया, अब इसे छोड़ देंगे, फिर आप देखेंगे कल परसों में कोई और मुद्दा एकदम नेशनल न्यूज बन जाएगा, और उससे बड़ा मुद्दा कोई होगा नहीं। अच्छा, यहां पर यही बात है जो हम अक्सर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में देख रहे थे, भाषा, कि किस तरह से मुद्दे में जंप करती है बीजेपी। नो डाउट राजनीति को जो है उसका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है। विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि भाई मीडिया उसी एजेंडे को फॉलो करता है, और फिर विपक्ष को उसी पर प्रतिक्रिया भी देनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की यहां पे जो खास बात दिखाई दे रही है कि वो प्रतिक्रिया देने में भाजपा से भी अव्वल है। फिर हाँ, प्रतिक्रिया देने में, और कुछ मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 2 इलेक्शंस में कम से कम अपना एजेंडा सेट कर पाए थे। इसीलिए देखिए, इस बार बीजेपी ने कोशिश की है कि एजेंडा सेटिंग वो करे। जवाब जब भी कोई व्यक्ति देता है तब वह उसी की पिच पर खेलता है। इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी की पिच पे खेल रही है। अब क्रिकेट में हो सकता है कि आपने पिच, ये जो सियासी क्रिकेट है, पिच पर आम आदमी पार्टी ले जाए, क्योंकि उसके पास हथकंडे सारे हैं। आप देखिए, सारे के सारे उसी तरह के हथकंडे हैं। और दूसरी तरफ एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी के पास इस समय स्थानीय लीडर के तौर पर कोई नहीं। आई थिंक वो सबसे बड़ा सारे जो सांसद हैं, उन सांसदों के पास अगर आप पहुंचिए, वे सारे सांसद अपने को मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और ये जो एडवांटेज उन्होंने ली है अरविंद केजरीवाल ने। और दूसरा, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के पास जो इस समय बढ़त है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी भी आ गई। अखिलेश ने कहा कि वह भी यहाँ प्रचार करेंगे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी भी आके यहाँ प्रचार करें, ताकि जो पूर्वांचल वाला वोट है वो कंसोलिडेट करे। तो ये जो एक रणनीति दूसरे तरफ चल रही है, मतलब ये ड्रामा तो है ही कि वहां जा रहे हैं, सोने का ये है, और जो वीडियोस बना रहे हैं, जिस तरह से प्रचार में कैंपेन जा रहे हैं, वो भी अभी बीजेपी पर। यहां पर भाषा ने जिक्र किया कि किस तरह से टीएमसी, अखिलेश यादव, उद्धव सेना सब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं। देखिए, यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं मुकुल। पहली बात, यह साबित कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब एक पोल पोजीशन में हैं दिल्ली की राजनीति में। मगर जो दूसरी समानांतर बात है कांग्रेस के लिए, जो राष्ट्रीय तौर पर चिंताजनक है, कि उनके सहयोगी दल हैं, अच्छा इन तमाम राज्यों में सहयोगी दल हैं टीएमसी को छोड़ के, वो लोग कांग्रेस को भी संदेश दे रहे हैं कि आप सुधर कर रहिए। आप अगर वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने अभी हाल ही में अपील की थी कि इंडिया गठबंधन से बाहर करिए कांग्रेस को, हम निकल जाएंगे, तो समर्थन देना बतला रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक नहीं कई मायनों में पोल पोजीशन में या बढ़त की स्थिति में दिखाई देते हैं। दिल्ली में तो हैं ही वो पोल पोजीशन में, लेकिन ये जो समर्थन है ये भी तात्कालिक है। जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होंगे तब आप इंडिया गठबंधन का कुछ और रूप देखेंगे। अभी हमने देखा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जब हरियाणा में चुनाव हुए, कांग्रेस से बिल्कुल उसकी ऐसी सीटों पर भी उन्होंने खड़े किए सब, उसमें गुजरात तक गए, जहां जहां कांग्रेस मजबूत रही वहां वहां अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को खड़ा किया, वहां कोई गठबंधन नहीं किया। तो इसलिए कांग्रेस भी लड़ेगी, और लड़ना चाहिए, उसमें कुछ नहीं। यहां पर कांग्रेस एक
पार्टी है, एक चुनाव लड़ रही है, समाजवादी नहीं उस तरह से लड़ती है या टीएमसी नहीं लड़ती है, तो वो समर्थन दे रहे हैं। और वो वाकई में संदेश भी है कि आगे आने वाले समय में किस तरह की राजनीति बदलेगी, बदल भी रही है कई मुद्दों पर, जो इंडिया गठबंधन में मतभेद भी हैं, तो वो सब भी दिख मुझे रहा है। लगता है अभिसार कि ये तीन जो बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। सबसे पहले बीजेपी इतनी बौखलाहट है जो कि मोदी जी के चेहरे पर है। टेलीप्रॉम्प्टर बेचारा चला गया आम आदमी पार्टी के पास, बंद हो गया, तो मोदी जी की बड़ी भत पिटी, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल, जिसने उसे बड़े पैमाने पर ट्वीट करके इंस्टाग्राम पे डाल के प्रचार किया। आम आदमी पार्टी, उसके लिए अगर वो नहीं जीतती है तो हम जानते हैं कि किस बड़े पैमाने पे लोग अभी जेल में गए हैं, तमाम जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अभी 0 सन्नाटा है, लगातार हार का सामना कर रही है, इस बार अगर हार हुई और राहुल गांधी ही कोशिश कर रहे हैं प्रचार के लिए, तो कुछ सीटों की ही लड़ाई कांग्रेस यहां लड़ रही है, ये सबको पता है। नहीं, मगर एक सवाल जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा मुकुल, कि देखिए 2012 में आप कहते थे इन नेताओं के लिए 300 करोड़ एकड़ के बंगले की क्या जरूरत है, इस तरह की बातें। मेरे जो विधायक हैं वो अपने घरों से आएंगे, वो बंगला नहीं लेंगे। भाई, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे से लेकर आप एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था करोड़ों का, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मतलब हकीकत यह है ना कि सत्ता, उसका सुख, उसकी जो गर्मियां आपके माथे में चढ़ गई, तभी ये शीश महल का पूरा प्रोपेगेंडा आया। मैं मानता हूं इसमें भारतीय जनता पार्टी के काफी झूठ रहे होंगे, जो कि बीजेपी की राजनीति का हिस्सा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल को भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि जो राजनीति बदलने आए थे अब उसी राजनीति का हिस्सा हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं, लोगों में थोड़ा सा इसको लेकर बातचीत भी हो रही है, वो इसी वजह से कि अरविंद केजरीवाल ने खुद इतना बड़ा मयार तय किया था, इस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, कैग की रिपोर्ट को ही उन्होंने एक माध्यम बनाया था, हथियार बनाया था शीला दीक्षित के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ। तो इसलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कहा, इतना बड़ा स्टैंडर्ड अपने मेंटेन किया था कि राजनीति में ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। और वो बिल्कुल बीजेपी की राजनीति सीख रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं। तू डाल मैं पात। यहां बहुत अहम बात उन्होंने कही, बीजेपी की राजनीति। आप देख रहे हैं एक तरफ तो शीश महल को लेकर वो कटघरे में है, अपने घर को लेकर वो कटघरे में है, समानांतर तौर पर आप देख रहे हैं कि वो जो है जय बजरंगबली, उसको लेकर एक नारा, पूरे संतों को साथ में लेकर। यानी कि यहां पर दो चीजें हैं। ये बताता है कि आप अपनी राजनीति में इवॉल्व कर रहे हैं, मगर आप भाजपा की पिच में खेल के कहीं ना कहीं उसे एडवांटेज देने का काम भी कर रहे हैं क्या? अभिसार, अरविंद केजरीवाल को जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आए उससे पहले से मैंने स्टोरीज के लिहाज से बहुत फॉलो किया है, बहुत करीब से देखा है। लिहाजा उनका जो हिंदुत्व वाला कार्ड है वो नया नहीं है। आप देखिए, वो हमेशा चलते हैं और इस समय उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनको लगता है कि बीजेपी का जो कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का है। और यहां पर वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हिंदुत्व नफरती हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदू हैं। और इसका जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट्स उनको मिल जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम आएंगे। और साथ ही साथ उन्हें यह भी डर है कि हो सकता है कि कांग्रेस ले जाए मुस्लिम वोट्स यहां से जो उनको पहले मिलते रहे हैं। लिहाजा यह कार्ड उनका पहले का आजमाया हुआ है। बनारस जब गए थे मोदी जी के खिलाफ लड़ने, तब भी वह कोशिश कर रहे थे कि जनेऊ पहन के सारे मंत्रोच्चार करके, और एक बड़े पैमाने पे आरएसएस का जो पुराना नेटवर्क है उसका सपोर्ट बैंक है अरविंद केजरीवाल के पास। हमें इस बात का हमेशा आखिरी सवाल, इसमें आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं मैं फिर, क्योंकि अगला मुद्दे में भी जाना है। बार बार जैसे न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट्स भी आई कि वोटर्स का डिलीशन हुआ, चांदनी चौक के बारे में सवाल किया जा रहा है। जब राजीव कुमार से पूछा गया तो जो स्पेसिफिक सवाल थे, ऑफ कोर्स किसी ने पूछा भी नहीं वहां पर, मगर उस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग कटघरे में है। यह मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, मगर उसका फिर से कोई साफ जवाब राजीव कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। हाँ, तो वही है। पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने यह सही किया कि उसने शुरू से ही सतर्कता बरती है और उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सबूत के साथ वो लोग मुद्दा उठा रहे थे। और ये बड़ा मुद्दा है और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह के चुनाव को लेकर, तमाम लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रिपोर्टें आई हैं, उससे शक गहराया। मुझे लगता है कि राजीव कुमार को इस पर साफ जवाब देना चाहिए था।
ये नहीं कि अभी तो एप्लीकेशन आई है, हाँ। अभी डिलीशन नहीं हुआ है, पर ये बल्क में भी एप्लीकेशन कैसे आ सकती है इतनी इतनी, और ऐसे से और बीजेपी और कैसे कर सकती नहीं, है? और देखिए मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी से बाकी इंडिया गठबंधन को सीखना सीखना चाहिए। अगर यही अभियान उन्होंने महाराष्ट्र में किया होता तो शायद ये स्थिति ना होती, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ना किया होता, क्योंकि ये जो डोर टू डोर जाकर एक एक एविडेंस दिखाना, क्योंकि वहां पर मीडिया की भी मजबूरी है कि आप जब एविडेंस दिखा रहे हैं कि हाँ हमने अभी वोट दिया लेकिन अभी नाम कटा हुआ है, या इतने नाम यहां पर ऐड हो गए हैं, इससे आप लोकल लेवल पर, बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज भी करते हैं कि तुम्हें वोट डलवाने। और हमने देखा है कि जिस तरह से स्ट्रांग रूम की भी रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स को उतारा था, वही एक जवाब हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब हम रुक करना चाहेंगे एक मुद्दे का जो कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत से जुड़ा हुआ है, मगर एक व्यापक मुद्दा है, वो है महिला सम्मान। भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा इतिहास है जब महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई थी। एक आदमी जो कि पूर्व सांसद है, याद है आपको, संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, आतंकवादी और न जाने क्या क्या, वो शब्द मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। कमाल की बात है कि 24 घंटे में पहले ये प्रियंका गांधी वाड्रा की गाल के बारे में टिप्पणी करता है, और उसके बाद आतिशी के 80 साल के पिता के बारे में टिप्पणी करता है कि इन्होंने अपना बाप बदल दिया। मतलब ये जो तेवर होते हैं ना, आपने 70-80 के दशक में जो फिल्में, हिंदी फिल्मों के जो खलनायक होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। यानी कि महिला सम्मान और भाजपा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल? हाँ, अभिसार विधुड़ी जो हैं दरअसल वो एक सीरियल ऑफेंडर हैं। ये जो बात महिलाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उनके भीतर आती है, दरअसल वो वही ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की निशानी है जो सारे बीजेपी, खास तौर से आरएसएस से जो आए हैं, वो उसे निभाते चले आ रहे हैं। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, मेरा साफ मानना है कि बीजेपी के डीएनए में ही प्रॉब्लम है। वह डीएनए एंटी वुमेन है, महिला विरोधी है, और सीधे सीधे हर समय उसका जो लीडर है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और तो और जिस तरह से पूरा का पूरा मामला उन्होंने दीदी ओ दीदी कह के ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, उसी वजह से रमेश बिधूड़ी जैसा शख्स इस तरह की अपमानजनक शब्द कहता है और उसके बाद भी सारी चुप्पी बनी रहती है। क्या है विसार इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि बिधूड़ी इतनी बड़ी, घटिया और अश्लील बात कहे जाते हैं, मगर आपने देखा होगा कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी चुप, अमित शाह चुप, नड्डा तक चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो महिला अपमान का कैंसर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है ना, वो बहुत घर कर गया है। आपने लगातार देखा कि एक प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भाजपा का क्या रवैया है, बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर कौन रिहा करता है, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तथ्य हैं, और आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं एक अपने दर्शकों को रमेश बिधूड़ी का एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। न मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे मां कालका ने बुलाया है। नीचे रमेश बिधूड़ी, आप दोनों भी देख लीजिए साहब। यानी कि कहां से इंस्पिरेशन मिल रहा है इन शब्दों का, बात समझ आ रही है भाषा? बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा भी अपने पंच में कि इस तरह की लफंगों वाली भाषा, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की सीख मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि मोदी जी ने ना सोनिया गांधी से माफी मांगी, ना शशि थरूर से माफी मांगी, और ना ही ममता बनर्जी से कहा कि आई एम सॉरी। तो आप तो बता रहे ना कि पॉलिटिक्स में अगर आपको आना है और आगे बढ़ना है तो तमाम महिलाओं के बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्द कहिए, और मैं तो मौन व्रत धारण किए रहूंगा, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। आप अपनी राजनीति चमकाते रहिए। और दिल्ली में जिस तरह की गंदी पॉलिटिक्स शुरू हुई है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही आपदा में तब्दील कर दिया। आपदा में। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तो हम महिला की बात कर रहे हैं, यहाँ उसे बौना दुर्योधन बोल रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के प्रमुख को, अरविंद केजरीवाल को
बिधूड़ी क्या कह रहे हैं पूरे भाषण में कि वो बौना दुर्योधन है। मतलब ये सारी जो शब्दावली है ये तो सड़क पर चलने वाले लफंगों की शब्दावली है, गुंडों की शब्दावली है, और इस पे बीजेपी को कहीं से भी शर्म नहीं आती है। और देखिए वही दिखाई देता है इस तरह के बयानात जारी कर देना, मगर साहब कारण बताओ नोटिस तक नहीं, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री, नड्डा, शाह सब इत्तेफाक रखते हैं। कारण बताओ क्यों देंगे? कारण बताओ, जब जैसे भाषा भी कह रही है, आपने भी कहा कि ऊपर से नीचे तक ये जो परनाला बह रहा है गंदगी का, ऊपर से नीचे तक बह रहा है। आपने प्रधानमंत्री की बात की, हमने मुख्यमंत्री देखे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से बोलते हैं और तमाम मुख्यमंत्री बोलते हैं, जिस तरह से शब्दावली का यूज करते हैं महिलाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो ये लगातार हो रहा है। और उन्हें लगता है, देखिए वो ये देखते हैं, वो सर्वे कराते हैं, तो कुछ चुप्पी सी रही, लगा टिकट कट जाएगा, नहीं कटेगा, फला होगा, ढिमकाना, वो देख रहे हैं कि इससे वोटर्स में भी किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि एक जो पुरुषवादी सोच है वो बहुत ज्यादा है, वो करती है, तो उन्हें इन बातों पर वो भी तफरीह लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कितना दुखद है ना कि आप तफरीह ले रहे हैं उन मुद्दों को लेकर जो अक्षम्य हैं, जो जिसके बारे में आपको नहीं कहना चाहिए। सबक तो जनता ही से, देखिए दो चीजें, एक तो चुनाव आयोग और इस पे और एजेंसियों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। इन्हें भी इसके खिलाफ मानहानि और उसकी रिपोर्ट लिखानी। वो कह रहे थे भाई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, राजीव कुमार ने कहा ना। तो फिर जनता भी अगर इन ऐसे लोगों को जिता देती है ना, दरअसल जनता, तो ये लोग भी, इनका मन बढ़ जाता है कि हमें इन सब चीजों के बाद भी हमें लोग जिता देते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो मुकुल कह रहे हैं कि ये जो सब शब्द हमें अपमानजनक लग रहे हैं ना अभिसार, इस समय अगर आप बीजेपी आईटी सेल के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप झांक के देखें, सबसे ज्यादा यही क्लिप्स चल रही हैं, 3 क्लिप्स जो उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में बोली, और उसमें इतने अश्लील ढंग से प्रियंका गांधी का चेहरा भी दिखाते हैं। आतिशी का के ऊपर जो हमला, देश में सिर्फ 2 महिला मुख्यमंत्री हैं इस समय, एक ममता बनर्जी और एक आतिशी, और दोनों के खिलाफ इतना घिनौना अश्लील हमला बीजेपी की तरफ से बोला जाना और आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोना, मुझे लगता है कि ये सारी सीक्वेंस बता रहा है कि दरअसल बीजेपी इसी आधार पर सोचती है कि वो मर्दों का जमावड़ा कर लेगी, और उसके जो मर्द है वो किस तरह से एक नहीं, तुम मर्दों को क्या क्या बना रहे हो। और जो जिक्र किया यहां पर भाषा ने 2 मुख्यमंत्रियों, याद कीजिएगा, ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने जो अश्लील बयानात दिए, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान नहीं था, दे दें, सिर्फ वो बयान नहीं था। याद कीजिएगा, उनके जो नेता दिलीप सिन्हा ने कहा था जब ममता बनर्जी के पांव में शायद फ्रैक्चर हो गया था चुनावों के दौरान, कि ये बरमूडा क्यों नहीं पहनती। मतलब क्या सोचे आदमी की यार। और फिर आप भूल गए होंगे अभिजीत गांगुली, जो सांसद बन के आए हैं, पूर्व जज थे, जज हैं साहब, बताइए क्या संस्कारी सोच है। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी तुम्हारी क्या कीमत है, ये सोच है। और जहां समानांतर तौर पर मुकुल मैं क्या देख रहा हूं, एक तरफ आपकी ये गंदी घटिया सोच चली आ रही है, वो सब देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप विपक्ष पर झूठ के सहारे महिला सम्मान पर हमला करते हैं। ताजा मिसाल हमारे सामने राहुल गांधी की है कि ये फ्लाइंग किस दे रहे हैं। और आपको याद है कितना बड़ा झूठ स्मृति ईरानी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि आइए भारत में और महिलाओं का बलात्कार कीजिए, जबकि वो भारत के अंदर जो रेप संस्कृति है उस पर टिप्पणी कर रहे थे। तो एक तरफ तो आप ये बोलते हैं महिलाओं के बारे में, और जब विपक्ष पर हमला करते हैं तो झूठ का सहारा लेते हैं। तो झूठ दरअसल झूठ ही मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में इतना सच हो गया है, उसकी इस तरह से भरमार है और इस तेजी से उसका प्रचार है, वो आपके घर घर व्हाट्सएप, मैंने बहुत लोगों को सुना है, महिला सम्मान योजना पर भी अपने घर की महिला को उसने भरवा दिया फॉर्म, लेकिन वो उसका विरोध कर रहा है कि फिर तो ये महिला हमें धौंस दिखाएगी कि मैं तुम्हारे उस पर थोड़ी पल रही हूं, मुझे तो केजरीवाल दे रहा है पैसा। अभी एक कल ऑटो वाले से बात हो रही थी, वो महिलाओं के लिए बस फ्री करने का विरोध कर रहा था कि भाई महिलाओं को क्यों, लोगों को, ये शीश महल को लेकर भी कि भाई किसका पैसा है। तो जो प्रचार तंत्र है वो लगातार इस तरह से पहुंच रहा है और उन्हें अपना ही दुश्मन बना देता है ये प्रचार। और सोचिए भाषा, मैं अक्सर अपने शोज में भी कहते रहता हूं कि सोचिए अगर आतिशी जहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां वाकई रमेश बिधूड़ी जीत जाता है तो सभ्य समाज के चेहरे पर कितना करारा तमाचा होगा। बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे बृजभूषण शरण सिंह का बेटा जीत जाता है, करण सिंह, वो इस समय सांसद है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट केस है दिल्ली, देखिए दिल्ली में क्यों इस तरह का नफरती सब कुछ
साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल है, जो पोस्टर वॉर है। अगर आप पोस्टर उठा के देखिए, अगर आप चले जाइए अभी जामा मस्जिद के पास, अगर आप चले जाइए जामिया के पास, सारी जगह नफरती प्रचार चल रहा है। आप बीजेपी का इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, दिल्ली बीजेपी का, जिस तरह से वो हिंदू वोट को कॉल कर रही है, वीडियो जारी कर रही है। मैं फ्रिंज एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं ऑफिशियल हैंडल्स की बात कर रही हूँ कि हिंदू की वजह से हम मध्य प्रदेश जीत गए, हिंदू की वजह से हरियाणा आप जीत भूल गए। गए 5 साल पहले का चुनाव, आप भूल गई देश के गद्दारों को गोली मारो का, फिर उसके बाद क्या हुआ आप भूल गई। यही प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि भाई ये बलात्कारी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी औरतों का बलात्कार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री बाबरपुर में बटन दबाइए, शाहीन बाग को करंट लगेगा। ये तो सोच है भाजपा की। तो देखिए इस समय जो चुनाव है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के इस नफरती और महिला विरोधी बयान का विरोध किया गया है, मुझे लग रहा था कि अगर एफआईआर्स में थोड़ी तेजी लाते, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए थी कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को कि इस समय बिधुड़ी को घेरा जाए, क्यों जाने दिया जाए। सवाल तो ये है। और बाकी लोग भी जो हैं यहाँ पर, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो हो, लेकिन लगता यही है कि ये लोग एजेंडा सेटिंग कर देते हैं, बाकी लोग पीछे पीछे थोड़ा बहुत कर रहे हैं। चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे का, और वो है बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की मौजूदगी। जी हां, प्रशांत किशोर जिनकी सोच हम लगातार देख रहे हैं, कभी छात्रों पर एहसान जतलाते हैं कि तुम्हें हमने कंबल दिया, फिर उनका वैनिटी वैन आता है। वैनिटी वैन की जब पड़ताल होती है तो वो किसी ऐसे फाउंडेशन से जुड़ा होता है जिसके डायरेक्टर जो हैं अब अडानी ग्रुप के हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये एक सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी हम देख रहे हैं, जो सीधे तौर पर छात्र आंदोलन में शिरकत नहीं कर रहे हैं, मगर वो गली गली घूम रहे हैं और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत में कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का किरदार जो बहुत ही रहस्यमय बना हुआ है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा? अभिसार, प्रशांत किशोर यानी पीके का किरदार शुरू से ही संदेह के घेरे में है। जिस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार देख रहे थे और उसके बाद राहुल गांधी और बाकी पॉलिटिशियन का, लेकिन बिहार में जाकर जिस तरह की वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वह साफ हो चुकी है कि वह इंडिया गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ है। और इससे जो दबंग जातियां हैं, जो अभी तक आरएसएस और बीजेपी के ओपन बुलावे पे नहीं आ रही थी, उन्हें अपने पास लेकर वह नुकसान पहुंचाएंगे बाकी विपक्षी दलों को। यह एजेंडा साफ हो गया है। एजेंट किसके हैं, जनता देख रही है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि एजेंट किसके हैं, जैसा कि भाषा ने कहा, जनता देख रही है, मगर कच्चे एजेंट हैं। अब अगर आप मैदान में उतर रहे हैं, आप एक वैकल्पिक राजनीति पेश कर रहे हैं, तो भाई अपना वैनिटी वैन तो वहां मत खड़ा कीजिए, जैसे सीधे तौर पर लोगों ने अडानी ग्रुप से जोड़ दिया। या जब छात्र जो हैं, आप उन पर एहसान जतला रहे हैं। आप किस साल में जी रहे हैं भाई? आप 1960 1970 में जी रहे हैं, जहां आप छात्रों को ये कह सकते हैं कि हमने कंबल दिया, और वो अहंकार जो फूट फूट कर सामने उभर कर आ रहा है। प्रशांत किशोर, यू आर टोटली एक्सपोज्ड। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? हाँ अभिसार, मेरा मानना कुछ दूसरा है। दरअसल मैं एक सोचता हूं कि जो भी हक अधिकार के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये इतना है कि भारत में इस तरह के आंदोलन से जिस तरह के धोखे मिले हैं, तो अभी सतर्क रहने की जरूरत है। भाषा, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को भी लग रहा था कि वो बिहार के अन्ना या बिहार के केजरीवाल बन सकते थे, और उन्होंने वही राह पकड़ी, मगर अपने जो निशानात नहीं छुपा पाए? देखिए, मैं पहले भी इस पर यही मेरा विचार था कि बिहार की धरती थोड़ी डिफरेंट है। यहां जिस तरह से छात्रों ने सवाल पूछा प्रशांत किशोर से, वह डायलॉग हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तेजी से वो अपने तमाम बाउंसर्स के साथ हैं, लेकिन यहां पर वो पूछते हैं कि आपको किसने बुलाया है, आप यहां से जाइए। ये हक कौन दे रहा है? ये कोई पॉलिटिकली मोबिलाइज छात्र नहीं है, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो उनसे कह रहे हैं कि आप यहां से जाइए। और ये वीडियो भी वही वायरल करते हैं, छात्र करते हैं, जिससे वो पहली बार एक्सपोज हुए। और दूसरी बार वहां के जो जमीनी पत्रकार हैं, जो वैनिटी वैन के पास पहुंचे, जहां दिखाया उन्होंने कि यहां पे जाके प्रशांत किशोर सोते हैं और देखिए बाकी छात्र कैसे सो रहे हैं। तो बिहार इतना आसान नहीं है प्रशांत किशोर जी, हालांकि एक बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो ताकतें हैं, जिसमें वाम दल वहां बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, इसके बरक्स जो लोग हैं, खास तौर से जो दबंग जातियां हैं, उन्हें आप पोलराइज करें। और जन स्वराज ने इसी तरह के कैंडिडेट भी उतारे थे, सफलता नहीं मिली, लेकिन कोशिश तो जारी।
अच्छा, प्रशांत किशोर शायद खुद को एक एंग्री यंग मैन या एंग्री मिडिल एज मैन के तौर पर पेश करना चाह रहे थे कि भाई मैं बिल्कुल अलग हूं। मगर जब एक आप अपने आप को एक बागी के तौर पर पेश करते हैं, एक विकल्प के तौर पर पेश करते हैं, तो आपको खुद ना, आपका जो बर्ताव होता है वो किसी एक डॉन की तरह नहीं हो सकता है। मतलब आपको एक अंडरडॉग वाला एक वो होना चाहिए। देखिए अरविंद केजरीवाल का जो भी है, जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आज वो क्या कर रहे हैं एक अलग बात है, मगर उन्होंने हमेशा अपने को आम आदमी के तौर पर पेश किया और यही इसी के चलते रेल भवन के सामने सोए ना, सवाल है कि हम लोगों ने देखा ही है वो सब ड्रामा उन्होंने किया। और देखिए वो आदमी अनशन करता था, एक बात माननी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल की, खुद को तकलीफ देकर अनशन करता था और ये उनकी पार्टी में है। मगर ये आदमी शुरू से ही एक एंटाइटल्ड ब्रैट की तरह, अंग्रेजी में वो जुमला है ना कि एक बिगड़ा दिल शहजादा, वो अंदाजे बयां बिल्कुल प्रशांत किशोर का। नहीं देखिए, मेरा मानना यह है कि कागजों पे राजनीति और एक उसकी प्लानिंग करना अलग बात है और जमीन पर उतरकर राजनीति करना दूसरी बात है। अभी तक उन्हें जिस तरह का एक रुतबा और जिस तरह की ख्याति मिली है वो उनकी प्लानिंग की वजह से मिली है कि बहुत मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट वो करते रहे। पहली बार वो जमीन पर उतरकर राजनीति कर रहे थे और यही जब वो सक्रिय रूप से उतरे, पहली बार में ही गच्चा यहां खा गए कि वो जब वो छात्रों ने कहा कि वो हमें छोड़कर भाग गए, जब लाठी पड़ी, मुझे लगता है कि उसी दबाव में उन्हें सत्याग्रह की तरफ बढ़ना पड़ा। पर सत्याग्रह वो कर रहे हैं तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी क्वेश्चन है कि जिस तरह उन्हें हाईलाइट मिल रहा है, जिस तरह उन्हें लाइमलाइट में है उनके सत्याग्रह को लेकर, किसान नेता डल्लेवाल 44-45 दिन से अनशन पे हैं, आमरण अनशन पे, उन्हें कोई खबर नहीं आ रही। तो दरअसल यहां भी इसलिए संदेह, जो भाषा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो गहराता है। और मेरा मानना यह है कि पर मुझे लग रहा है कि इसी बहाने बीपीएससी वाला मुद्दा अभी बना हुआ है, वरना फिर वहां दूसरे मुद्दे, अभी आपने देखा कि एक प्रयास ये था कि नीतीश इधर गए उधर गए, लालू आए गए, इन्होंने ऑफर दिया, वो पूरी बात जो आंदोलन रोजगार का मुद्दा था उसे डाइवर्ट कर दिया गया था सत्ता के उसमें। तो प्रशांत किशोर की वजह से अभी ये मुद्दा जिंदा है। नहीं, मेरा एक ये मानना, देखिए मेरा मुकुल जहां कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से जिंदा है, मुझे इसमें संदेह है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में, नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही जो मुकुल जिसका इशारा आप कर रहे हैं, बहुत ही प्लांटेड वे में प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज और उनका कवरेज होता है। वहां पर 19 जिलों में प्रोटेस्ट होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया एक लाइन नहीं दिखाता है उसको, जहां पे छात्र उतरते हैं, अपने झंडों के साथ उतरते हैं। तो ये समझना, हमें पॉलिटिक्स जरूर समझनी चाहिए कि कौन अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। आपने मेन स्ट्रीम में, एक मिनट, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, यहां मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जिस सुबह 4 बजे, अभी 2 ही दिन पहले, उन्हें उठा लिया था पुलिस ने, आपने देखा होगा कि सारी जो पापा की परियां थीं और पूरा गोदी मीडिया एक झूठ चला रहा था कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ उनके कार्यकर्ता को पड़ा था, मगर दिख रहा है थप्पड़ जो है उनके प्रशांत किशोर को नहीं, उनके कार्यकर्ता को पड़ा है, मगर झूठ पूरा चलाया गया। तो इससे पता चल रहा है कि उन्हें पुश करने का एक है, पूरा एक एजेंडा है, एक टूल किट है, और वो बार बार एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि यहां पर सवाल यह है कि इसी बहाने नीतीश पर दबाव बनाने की भी कोशिश है। नीतीश पर छात्र दबाव बनाए, छात्र डील करें, वह समझ आता है। और उन्होंने ही कोशिश की, गर्दनी बाग में 15 दिन तक वो बैठे रहे, लाठियां खाते रहे। तो सवाल, और उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग आए, हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन लीडर हम रहेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे। उनके कंधे पे रख के प्रशांत किशोर राजनीति चमकाएंगे और फिर वो डील में जाएंगे। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पॉलिटिक्स समझनी जरूरी है। प्रशांत किशोर एक अलग ढंग की पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं और वो जन पक्षधर या वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, वो तो सही है, मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स पर हमने देखा ना जिस तरह से एक पॉलिटिक्स जनता की करते करते हुए किस तरह से बीजेपी में मर्ज किया। नेताओं ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, सांसदों ने, जयंत चौधरी लाठी खा रहे थे, बिल्कुल बताइए, इन्हें तो थप्पड़ नहीं पड़ा प्रशांत किशोर, जयंत चौधरी ने लाठी खाई किसानों के लिए, लेकिन फिर वो कहां है। तो इसलिए भारत ने बहुत धोखे खाए, चाहे वो अन्ना है, अरविंद है, इन अनशनों से भी और आंदोलनों से भी। तो लेकिन पर यह है कि किसी बहाने कुछ बात चलती रहे, आंदोलन चलते रहे और मुद्दे उठते रहे। मैं ये नहीं कहूंगा भारत ने धोखे खाए, क्योंकि वही भारत जो है अरविंद केजरीवाल को वोट भी देता है। तो मैं भारत को धोखे नहीं कहूंगा, मैं अवसरवादी राजनीति जरूर कहूंगा। भारत का धोखा मेरे ख्याल से एक बहुत ही, इस तरह के धोखे मिलते रहे हैं, वो राजनीतिक अवसरवादिता हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाषा और मुकुल। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।